डर कहाँ लगता है, उन्हें डर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि बोल देंगे हिंदू खतरे में है तो बात ही बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि सोसाइटी का पोलराइजेशन कर दिया, ध्रुवीकरण कर दिया है। ऊपर से रेडिकलाइजेशन भी होता है, पोलराइजेशन होता है। उदाहरण के लिए पिछले साल मैं अपने गाँव में गया तो एक लड़का था, मैं उसको बोला कि भाई किसका है, वो बोला बीजेपी का। मैं उसके पापा का नाम पूछ रहा था। इसको बोलते पोलराइजेशन, समझ रहे हो? इसको पोलराइजेशन बोलते। छोटे छोटे बच्चों को ये बताया जाता है कि तू किसका है, मतलब बीजेपी किस धर्म की पार्टी है, कांग्रेस किसकी है, धर्म जाति के बारे में बताया जाता है। ये पोलराइजेशन होता है। रेडिकलाइजेशन होता है, वो पोलराइज तो ऑलरेडी है लेकिन वो हथियार उठा ले, मारने पे उतार हो जाए, हिंसा कर दे, दंगा कर दे। तो अगर हिंदू खतरे में है, इस बात से कहने से अगर सरकार बन जाती तो क्या जरूरत है? वोट बैंक की आपने बात की, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। आप कुछ भी उठा के देख लो, चुनाव हो रहा है, चुनाव मूड में रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। पिछले साल 2019 में आम चुनाव था, पिछले साल चुनाव था, अब की बार 5 राज्यों में चुनाव है, अगले साल भी चुनाव है, यूपी में चुनाव है, उससे अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव, फिर आम चुनाव है। तो चुनाव ही हो रहे हैं 2024 तक। पहले क्या होता था कि 5 साल में एक बार चुनाव होता था, फिर विकास होता था। अब क्या हो रहा है कि चुनाव खत्म ही नहीं हो रहे, उपचुनाव होते हैं, सरकार पलटती है, खरीद फरोख्त होती है। जब लॉकडाउन लगा आपने देखा होगा केवल दारू और विधायक बिक रहे थे और कुछ नहीं बिक रहा था, समझ लो। इस देश में चुनाव खत्म नहीं हो रहे। अगर आप एक बार 5 साल के लिए चुनाव को भूल जाए ना सरकार, तो हम अमेरिका से आगे निकाल सकते हैं देश को। क्योंकि 80 करोड़ आबादी देश की युवा है, रोजगार चाहिए उसको, 35 साल से नीचे है। अगर उनको रोजगार मिल गया और श्रम बल जो कामयाब हो गया तो क्या 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 50 ट्रिलियन की बना देंगे। जयदीप जी, आप कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है। हिंदू कैसे खतरे में है? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सीएसआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हिंदू हैं, सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सारे जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे सब हिंदू हैं। तो हिंदू खतरे में कहाँ है? अच्छा सवाल पूछा, उस पर आज मैं थोड़ा इसकी मतलब निचोड़ी कर दूं आज इसका। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला। क्यों खतरे में है? ये नैरेटिव बनाया गया, प्रोपेगेंडा बनाया गया ना। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि लटियन जोन में बैठ के अगर बोलने से हिंदू खतरे में है, उसके बोलने से काम चल जाता है, तो काम करवाने की क्या जरूरत है? 70 साल से तो इस देश में हिंदू खतरे में नहीं था। जब अब हिंदुओं की सरकार आज हिंदू खतरे में है। जब देश का राष्ट्रपति मुस्लिम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री एक सिख था मनमोहन सिंह, जब तो हिंदू खतरे में था। आज हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू खतरे में है। समझे गेम को? देश की 80% आबादी, 80% आबादी हिंदुओं की है, 14-15% मुस्लिमों की है। 80 आदमियों को 14 आदमियों से कैसे खतरा हो सकता है? समझे नैरेटिव को? ये नैरेटिव बनाया गया है, ये दिमाग में डाला गया है। मैंने बोला ना, पोलराइज कर दिया सोसाइटी को। अगर उसका नाम लेंगे तो लोग सोचेंगे यार हिंदू खतरे में है, सही बोल रहा है, मोदी ही बचा सकता है हिंदू को। वो असली मुद्दे है ना, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, वो भूल जाते हैं और हिंदू खतरे में, गाय खतरे में है, इस बात पे लगे रहते हैं। जयदीप जी, जो मिथुन चक्रवर्ती है उसने जो फिल्म इंडस्ट्री में काम किया अब तक, एक अच्छे डांसर के तौर पर वो जाने गए हैं। उनकी फिल्में भी आई, डिस्को डांसर, एक पहचान थी डिस्को डांसर के तौर पर। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं कोबरा हूँ। क्या अब वो बीजेपी की बीन पे डांस करेंगे? बीजेपी में आकर कर ही रहे हैं। और शक है कोई कोबरा है तो फिर कोबरा बिल में रहो ना, अपने बिल से बाहर क्यों निकल रहा है? समझ रहे हो ना? एक तो आप बिल को समझे, अगर ना समझो तो बिल बिलाए ना, बाहर आके अपने बिल में ही रहे। समझ रहे हो ना? ये राजनीति हो रही है टोटल भाई साहब। जो जिसके खिलाफ खड़ा होगा ना, उसके अपने उसके बेटे से रिलेटेड कुछ केस पड़ा होगा, वो फंसने वाले थे तो उसको अपने पाले में ले आए। अब पूरा नैरेटिव बदल गया है, अब वो दूध का दूल्हा हो गया है। समझ रहे हो ना? बीजेपी उस मशीन का नाम है जो उसके में से निकलेगा साफ होने। तो कह रहे मैं कोबरा हूँ, दूसरी ओर वो किसी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, उसमें कोई पत्रकार सवाल कर लेता है तो वो कहते हैं कि मैं अभी नया लीडर हूँ, आप किसी और बड़े नेता। भाई ये कोबरा है, सांप है, चूहा है, बिच्छू है, क्या है? अपने बिल में रहो ना, बोल रहे ना, काम की बात करो ना। इस देश में कोई भी काम की बात करने वाला नहीं, एक तो मन की बात कर रहे हैं भाई साहब 6-7 साल से। समझ रहे हो ना? अगर जो पढ़ा लिखा होगा, सिस्टम में इंजेक्ट होगा, उस टैलेंट होगा तो काम करेगा। बोल रहे ना, मुद्दों की बात करेगा, इशू बेस्ड राजनीति करेगा। ये नैरेटिव खड़ा किया गया है। मैं बोल रहा हूँ काम की बात करो ना। पढ़े लिखे को किताब पे और बंदूक, उस पे कैमरे पे बंदूक का पैर है। किताब तो जेलों में पड़ी है, क्राइम पार्लियामेंट में बैठा है। ये झूठों की सरकार है। रात इन 2 जी ने कहा था, क्योंकि बोल रहे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2014 में आए 1 करोड़ दे देते, 50 लाख दे देते तो कम दे देते, कहाँ है? अब बंगाल में दूसरा वादा किया कि 30 लाख कितने देंगे रोजगार। रात इंदौरी जी ने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो ये झूठों की मंडी है और हमारी मंडी APMC मंडी, किसान की मंडी को खत्म करना चाह रहे हैं। समझ रहे हो? हम होने नहीं देंगे ऐसा। अब जागरूक हो गए, हम इकट्ठा हो गए हैं। अब जयदीप जी, हम लोगों से बात करते हैं कि पेट्रोल महंगा है, LPG महंगी है, CNG महंगी है, डीजल महंगा है। तो युवा जो पीढ़ी है, जैसे कि आप हैं, आप भी DU में वो ले रहे हैं एजुकेशन, तो हमें ऐसे लोगों से बात करते हैं तो पता हो क्या कहती है युवा पीढ़ी कि
बेशक महंगाई है, देश मजबूत हाथों में है, देश तरक्की कर रहा है, चाहे पेट्रोल 200 लीटर हो जाए फिर भी देश मजबूत हाथों में, मोदी जी को हम सपोर्ट करेंगे। एक तो एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे है ही नहीं, इथिक्स इस देश में मोरलिटी पढ़ाई नहीं जाती, समझ रहे हो। दूसरी बात, वो भगत हैं, वो जो ऐसा बोल रहे हैं भगत है, पार्टी के चिंटू हो, उसके चापलूस हैं पार्टियों के। वो काम की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। अगर ऐसे ही बोला होता देश का तो 1000 में खरीदो ना पेट्रोल, क्या दिक्कत है। अगर ऐसे बोला होता तो चाइना हमारे देश के अंदर गाँव बसा दिया घुस के, ये बोला ये नया राष्ट्र, समझ रहे। नैरेटिव में बोला हूँ बार बार, ये देश को बांट दिया है कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। किसी ने कहा था नहीं आपके न आपके अपने बाप के, न्यूट्रल कौन है इस देश में, कोई भी नहीं है। ये खत्म करने जा रहे हैं धीरे धीरे, कोई भी उठा के देख लो। अब मैं बोल रहा हूँ बार बार, एक तो प्राइवेटाइजेशन करने पे लगे हुए हैं, ऊपर से जो नौकरियां हैं, अब SSC GD का अपने ताज़ा उदाहरण है, 100 दिन से बच्चे बैठे हैं, बीमार पड़े हैं, उनके चप्पल कपड़े भी उठा लिए लोगों ने, रहने की जगह नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं है, बीमार पड़े सारे के सारे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठ रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1 महीने से बैठे हैं, तो कब सुधरेंगे हम, कब आवाज़ उठेगी। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का तंत्र, तो तंत्र पर लूट लिया ना, तंत्र उल्टा हो गया है, तंत्र भारी हो गया लोगों पे। तो अब बात क्या है कि लोकतंत्र की बहाली होनी पड़ेगी, लोगों की सुननी पड़ेगी। अगर हमारे से रिलेटेड कानून बना रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो, अब वोट लेने जाते हो तो गांव में जाते हो, क्या घर में जाते हो कि वोट देना, मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, लेकिन उन्हीं के बच्चे आज आपके घर आए हैं। जाना चाहिए था आपको, क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है, आप सर्वर हो ना, हमारे सर्विस करते हो, आपको वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ पे आए हैं, 1 महीने से बैठे, तो आवाज़ सुन रही है उनकी, छोड़ो तो 3 महीने से हम बैठे हैं। देश की 70% आबादी किसानों की है, तब भी कोई जू नहीं रह गई, तो कहाँ का लोकतंत्र बचा भाई साहब, तेल निकाल दिया इसका। जयदीप जी, आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की, क्या लगता है कुछ आपको जॉब मिल पाएगी ऐसे सिस्टम में, ऐसी सरकार में? नौकरी की आज छोड़ दी है मैंने। क्यों छोड़ दी है, क्यों बोल रहा हूँ कि जो PSU नौकरियां कहाँ होती है, आप तो मुझे बताओ, सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है। सरकारी संस्थान होते हैं, PSU होते हैं, उनको बेचा जा रहा है। जो CGL SSC के एग्जाम होते हैं, उसमें 2014 में पोस्ट थी 15,000, आज कितनी रह गई है, 6,000। क्यों रह गई है, क्योंकि जो PSU होते हैं उनको बेचा जा रहा है, तो नौकरियाँ तो वहीं मिलनी थी ना, तो अपने आप ही खत्म हो गया देश। पूंजीवादी व्यवस्था में जो निजीकरण उसको कर दो आप। नया बजट है, उसमें 2.25 लाख करोड़ का टारगेट रखा निजीकरण का, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट का। तो क्या है कि निजीकरण होगा, पूंजीवाद आएगा, पूंजीपति कारखाना लगाएगा, फिर वही होगा जो लॉकडाउन के दौरान 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर के साथ हुआ था। तो मोदी जी कहते तो हैं कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, पिंचर लगाना भी रोजगार है, ऑटो चलाना भी। हाँ, अगर पकौड़ा तलना आत्मनिर्भर है, रोजगार मिलता है, तो आप पकौड़ा तल लो ना, PMशिप को छोड़ के, सरकार को छोड़ के। और दूसरी बात, अगर पकौड़ा तलना रोजगार है तो डिग्री क्यों करवा रहे हो, डिग्री डिप्लोमा की क्या जरूरत है। पकौड़ा तलने के लिए PhD करने की जरूरत है क्या, PhD क्यों करवा रहे हो आप। पढ़ा लिखा जो PhD करके आया, लाखों रुपए खर्च करके, एक B.Tech की डिग्री लोगे ना आप, कम से कम 10-15 लाख रुपए लगते हैं। कहाँ से वो अपना रिम्बर्स कर देगा उसको, मतलब कैसे कमा लेगा उल्टा। पकौड़ा ही तलना तो फिर अनपढ़ भी तल सकता है। तो ये देश को खत्म करने हैं। देखिए, किसी ने कहा था कि त्रेता युग में दूध मिला, द्वापर में घी, ये कलयुग है प्यारे भैया, मूर्ख बना के पी, ये मूर्ख बना के पी रहे हैं और कुछ नहीं है। मौसम खराब है, आंधी है, बारिश आती जा रही है, किसानों की फसल भी नष्ट हो रही है। बाकी जो आंदोलनकारी किसान हैं, उनके टेंट भी यहाँ उड़ रहे हैं, पानी आ गया टेंटों में, बीमार पड़ने लगे हैं। कैसे सर्वाइव कर पाएगा किसान आंदोलन? ये नेचुरल चीज है, और किसान का शरीर भी नेचुरल। हम तो ये धूप छांव, ये पानी, बाढ़, इनमें ही रहते हैं। आप गाँव में जाओगे ना, कुछ नहीं हमारे पास फैसिलिटी कहाँ। ये तो शहरों में दिखती है आपको 24 घंटे लाइट, वहाँ पे लाइट भी नहीं होती, 7-7 घंटे लाइट रहती है, ना कोई फैसिलिटी, ना कोई सुविधा, गली मोहल्ला कुछ भी नहीं है, कोई जो पब्लिक फैसिलिटी होती है कोई सुविधा नहीं होती वहाँ पे। ये हमारी नेचुरल चीज़ है, हमारा क्या बिगाड़ेगा। हमारा प्रकृति का निष्ठा तो रोटी बेटी का है, हमसे तो प्यार करने वाले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा राम। और किसी ने कहा था कि सरकार को मैं कुछ कह दूँ, किसी ने कहा था कि आंधियों से कहोगे औकात में रहें, उस सरकार से बोलोगे औकात में रहें, क्योंकि हम हटने वाले नहीं है। क्योंकि कुछ भी हो जाएगी, ज़मीनें बिक जाएंगी, ज़मीनें बिकेगी तो मैंने बोला ना 8 करोड़ माइग्रेट लेबर गए तो 80 करोड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी ज़मीनें बिकेंगी, माइग्रेट लेबर बनेंगे, अरे निजीकरण ही इनके हाथों में जाएगा, तो देश अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो हटने वाली बात नहीं है, कुछ भी हो जाए तो मैं खत्म कर दूं बात को। भगत सिंह आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा, कि समाजवाद को, जो गरीब है, किसान है, उसको उठाना पड़ेगा, और समाजवाद बात करता है उसकी, और पूंजीवाद खत्म कर देगा देश को। भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।